नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 7वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट और से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास आँख की किरकिरी का 7वां अध्याय। पिकनिक के दिन जो वाकया गुजरा, उसके बाद फिर महेंद्र में विनोदिनी को अपनाने की चाहत बढ़ने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को फ्लू हो गया। बीमारी कुछ खास ना थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफ़ी थी और विनोदिनी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती। महेंद्र बोला, माँ के सेवा जतन में ये दिन रात एक करोगी तो तुम ही ना बीमार पड़ जाओ। बिहारी, अरे आप नाहक परेशान हैं भैया, ये सेवा कर रही हैं, करने दो, दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़ी ही करेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी कुछ नहीं करता लेकिन हर घड़ी पीछे लगा फिरता है। यह बात विनोदिनी को अच्छी ना लगी। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, यहाँ बैठ रहकर आप क्या कर रहे हैं? जाइए, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं? महेंद्र उसके पीछे लगा डोलता है। इसका विनोदिनी को नाच था, खुशी थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या बीमार माँ के बिस्तर के पास भी शुभ बैठे रहना? उसका धीरज टूट जाता। घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर वह किसी बात का ख्याल नहीं करती। जब तक खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की जरूरत रहती, किसी ने उसे ढीला ढाला नहीं देखा और खुद भी काम काज के समय निकम्मापन वह पसंद नहीं करती। कभी कभी जरा देर को माँ का हाल पूछने के लिए बिहारी आ जाया करता। कमरे में कदम रखते ही वह समझ जाता कि काहे की जरूरत है, कहाँ कौन सी चीज की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जाती और लम्हे भर में सब कुछ ठीक करके वह कमरे से निकल जाता। विनोदिनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नज़र से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे जैसे विशेष पुरस्कार मिलता था। महेंद्र अब नियम से कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका मिजाज ही बड़ा कड़वा हो गया। उस पर यह कैसा परिवर्तन, समय पर खाना तैयार नहीं होता, साइज जाने कहाँ गायब रहता, मोजे का छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी क्षण उसे पा जाने से आराम कैसा होता है, इस बारे में वह कई दिन पहले ही स्वाद चख चुका था। अब उसकी कमी से आशा की जहालत में मज़ा खत्म हो गया। चुन्नी, मैंने बाहर तुमसे कहा कि मेरे नहाने के पहले कुर्ते में बटन लगा रखना, अचकन पतलून ठीक करके रखना, मगर यह नहीं होता। नहाकर बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में ही मेरा घंटा भर निकल जाता है। शर्मसार होकर आशा कहती, मैंने बैरे से कह दिया। बैरे से कह दिया? बैरे से कह दिया था मतलब? खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता? कभी जो तुमसे कोई काम हो? आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे कभी नहीं सुननी पड़ी। उसकी जबान पर या मन में यह जवाब न आया कि मेरी इस जहालत के जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। उसे तो मालूम ही नहीं था कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास के अनुभव से आती है। वह सोचा करती थी कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही मैं कोई भी काम ठीक नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदिनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा, उसने उसे विनम्रता से स्वीकारा है। कभी कभी आशा बीमार सास के आसपास चक्कर काटती, कभी कभी शर्माई सी दरवाजे के पास खड़ी हो जाती। उसकी इच्छा होती कि अपने आप को वह गृहस्थी के उपयुक्त बनाए, कुछ काम करके दिखाए, परंतु उससे कोई भी ऐसी मनोवेदना उसमें भीतर ही भीतर बढ़ जा रही थी। लेकिन अपनी अस्पष्ट व्यथा और अजानी आशंका को वह साफ समझ नहीं पाती। यह खूब महसूस कर रही थी कि उसे चतुर्दिक का सब कुछ बर्बाद हो रहा है उससे, लेकिन वह यह सब कैसे बनाता और नष्ट ही कैसे हो रहा है और कैसे इसका प्रतिकार हो वह नहीं जानती। रह रहकर यही कहने को जी चाहता कि मैं अयोग्य हूँ, मेरी मूर्ता की तुलना नहीं हो सकती। अब तक तो पति पत्नी दोनों घर के एक कोने में दुबके कभी बोल बतियाकर कभी यूं चुपचाप मजे में दिन बिताते रहे, मगर जब विनोदिनी ना होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र बात ही ना कर पाता। महेंद्र ने प्यारे से पूछा, किसकी चिट्ठी है? बिहारी बाबू की।
किसने दी है? बहू जी। बहू जी ने? बहू जी यानी विनोद ने। देखो जरा, चिट्ठी ले ली। जी मैं आया, फाड़कर उसे पढ़े, उलट पुलट कर देखा, फिर बैरे की तरफ फेंक दिया। बरामदे में कुछ देर चहलकदमी करके कमरे में आकर महेंद्र ने देखा, कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने वाली है और इसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई। आशा को डांटते हुए महेंद्र ने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती? इस तरह सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था वह आज भी वहीं सूखा पड़ा है। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था। आज उसकी निगाह उस पर पड़ी। बोला, जब तक विनोदिनी आकर फेंक ना दे यह क्या पड़ा ही रहेगा? उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी और ठन ठन बजती वह सीढ़ी पर लुढ़कती जा पड़ी। आशा मेरे मन लायक क्यों नहीं रहती? क्यों वह मेरे मन मुताबिक काम नहीं करती? महेंद्र बाहर निकला और जाकर फूलदानी उठा लाया। कोने में एक मेज पड़ी सीढ़ी पर बैठकर उसी टेबल पर कोहनी टिकाए हाथों पर सिर रखे सोया रहा। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई, लेकिन आशा नहीं। महेंद्र छत पर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। रात के 9 बजे महेंद्र के सूने कमरे में आधी रात का सन्नाटा छा गया। आशा फिर भी ना आई। महेंद्र ने बुलवा भेजा। सकुचाई सी आकर वह छत पर दरवाजे के पास छिटक गई। महेंद्र पास आया, उसे छाती से लगा लिया। पति के कलेजे लग कर वह जोरों से रो पड़ी। अपने को जब ना रख सकी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कलेजे से लगाकर महेंद्र ने उसके बालों को चूमा। मौन आसमान के सितारे चुपचाप देखते रहे। रात को महेंद्र ने बिस्तर पर बैठकर बताया, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के ही आसपास डेरा लेना पड़ेगा। आशा सोचने लगी, गुस्सा शायद रह ही गया, मुझ पर नाराज होकर तो नहीं जा रहे। आखिर निगुनी मैं पति को घर से रुखसत करके ही रही। मेरा तो मर जाना ही अच्छा था। लेकिन महेंद्र के हाव भाव में गुस्से का कोई लक्षण ना दिखा। बड़ी देर तक चुप रहा। आशा के मुखड़े को कलेजे से लगाकर उंगली से बालों को चीरते चीरते उसके जूड़े को ढीला कर दिया। पहले प्यार से महेंद्र इसी तरह आशा का जूड़ा खोल दिया करता था। आशा इस पर ऐतराज करती थी। आज मगर उसने चू भी ना की। अचानक उसके कपाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। महेंद्र ने उसका मुंह अपनी ओर फेर कर स्नेह से रूंधे स्वर में पुकारा, चुन्नी। आशा को कोई जवाब ना मिला। अपने कोमल हाथों से उसने कस कर महेंद्र को दबा लिया। महेंद्र ने कहा, मुझसे कोई गलती हो गई, माफ कर दो। अपने फूल से सुकुमार हाथ से महेंद्र के होठों को दबाती हुई वह बोली, छी, ऐसा ना कहो। तुमने कोई कसूर नहीं किया, कसूर मेरा है। मुझे दासी के समान फटकारो, मुझे अपने पाँव में रहने लायक बना लो। जिस दिन जाना था सुबह जागते समय महेंद्र ने कहा, चुन्नी, चुन्नी मेरी रतन, तुम्हें अपने हृदय में सबसे ऊपर रखूंगा और कोई तुमसे आगे नहीं जा सकेगा। कलेजे को कड़ा करके सब तरह का त्याग करने को तैयार होकर अपने पति से अपनी एक निहायत मामूली सी मांग की। बोली, मुझे रोज रोज चिट्ठी लिखना। तुम भी लिखोगी? मैं क्या लिखना जानती हूँ? उनके कान के पास की लट को सरकाता हुआ महेंद्र बोला, तुम अक्षय कुमार दत्ता से भी अच्छा लिख सकती हो, जिसे चारू पाठ कहते हैं। आशा ने कहा, मजाक रहने दो। हाँ। जाने के पहले आशा महेंद्र का सामान सहेजने लगी। मोटे मोटे कपड़ों की तह बनाना कठिन था। बक्स में सबका सामान और भी कठिन। दोनों ने मिलकर दबा दुबूकर एक बक्स में आ जाता उसे 2 बक्सों में रखा। फिर भी भूल से बहुत सी चीज़ें छूट गईं और कई गठरियाँ अलग अलग बन गई। इससे आशा शर्म महसूस करती रही, तो भी आपस की छीना झपटी और हंस हंसकर एक दूसरे को दोषी ठहराने में आनंद के जैसे पिछले दिन लौट आए। यह तैयारी विदाई की है। जरा देर के लिए आशा यह भूल गई। साइंस कम से कम 10 बार जता गया कि गाड़ी तैयार है, मगर सुनता कौन। अंत में खिलौकर बोला, खोल दो घोड़ों को। सुबह से तीसरा पैर हो गया और सांझ होने गई। तब कहीं एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करके, नियम से चिट्ठी लिखने का बार बार वादा कर के भारी हृदय के से दोनों जुदा हुए। 2 दिन हुए। राजलक्ष्मी उठने बैठने लगी। शाम को बदन पर एक मोटी चादर लपेटे विनोदिनी के साथ ताश खेल रही थी। आज उसे कोई हरारत ना थी। महेंद्र कमरे में आया। विनोदिनी की तरफ उसने बिल्कुल नहीं देखा। माँ से बोला, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है, यहाँ से आते जाते नहीं बनता। कॉलेज के पास ही एक डेरा ले लिया है, आज से वहीं रहूंगा। राजलक्ष्मी अंदर से रूठ कर बोली, जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा तो रह भी कैसे सकते हो।
बीमारी तो उनकी जाती रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महेंद्र जा रहा है, अपने को बीमार और कमज़ोर महसूस करने लगी। विनोदिनी से कहा, जरा तकिया तो इधर खिसका दो बिटिया, और वह तकिए का सहारा लेकर लेट गई। विनोदिनी धीरे धीरे उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने उनके कपाल पर हाथ रखा, नब्ज देखी। माँ ने अपनी कलाई हटा ली और कहा, नब्ज से क्या खाक पता चलता है, तो फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। कहकर उन्होंने बड़ी बामुश्किल करवट बदली। विनोदिनी से महेंद्र ने कुछ न कहा। राजलक्ष्मी को प्रणाम करके वह चला गया। विनोदिनी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है? मान या गुस्सा या डर, पता नहीं क्या, मुझे यह दिखाना चाहते हैं कि वह मेरी परवाह नहीं करते, बाहर जाकर रहेंगे। अच्छा, यही देखना है, पर कितने दिन। लेकिन खुद उसके मन में भी बेचैनी लगने लगी। वह रोज ही उस पर एक नया फंदा फेंका करती, तरह तरह के तीरों से बेधा करती थी। उस काम को चुक जाने से वह छटपटाने लगी। घर का नशा ही उतर गया। महेंद्र विहीना आशा उसके लिए बिल्कुल स्वाद रहित थी। आशा को महेंद्र जितना प्यार करता था, वह विनोदिनी के प्यार के भूखे हृदय को मथा करता था। जिस महेंद्र ने उसके जीवन की सार्थकता को चौपट कर दिया, जिसने उस जैसी नारी की उपेक्षा करके आशा जैसी मंदबुद्धि बालिका को अपनाया, उस महेंद्र को विनोदिनी चाहती है या उससे चिढ़ती है, उसे इसकी सजा देगी या अपने हृदय में एक आग लहकाई है, वह आग ईर्ष्या की है या प्रेम की, या दोनों की मिलावट, वह कभी सोच ना पाती। वह मनी मन तीखी हंसी हंसकर कहती, मुझ जैसी गत किसी भी स्त्री की नहीं हुई होगी। मैं यही नहीं समझ सकी कि मैं मरना चाहती हूँ कि मारना, लेकिन चाहे जिस वजह से भी हो, जलने के लिए या जलाने के लिए, महेंद्र की उसे नितांत आवश्यकता थी। गहरा निश्वास छोड़ती हुई विनोदिनी बोली, बच्चों जाएगा कहाँ, उसे आना पड़ेगा, वह तो मेरा ही है। घर की सफाई के बहाने शाम को आशा महेंद्र के कमरे में उसकी किताबें, उसकी तस्वीर आदि सामानों को छू छा रही थी। अपने अचरे से उन्हें झाड़ पहुंच रही थी। महेंद्र की चीजों को बार बार छू कर, कभी उठाकर, कभी रखकर अपने बिछों की सांझ बिता रही थी। विनोदिनी धीरे धीरे उसके पास आ खड़ी हो गई। आशा शर्मा गई। छूना तो उसने छोड़ दिया और कुछ ऐसे जताया जैसे मानो कुछ खोज रही हो। विनोदिनी ने हंसकर पूछा, क्या हो रहा है बहन? होठों पर हल्की हंसी लाकर बोली, कुछ भी नहीं। विनोदिनी ने उसे आंख गले लगाया, पूछा, भाई आंख की किरकिरी, देवर जी इस तरह घर से चले क्यों गए? विनोदिनी के इस सवाल से ही आशा शंकित हो उठी। कहा, तुम्हें तो मालूम है, जानती हो ना, काम का दबाव है। दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर मानो करुणा से गल गई। इस तरह सन्न होकर उसने आशा को देखा, लंबी सांस ली। आशा का दिल बैठ गया। वह अपने को अबोध और विनोदिनी को चालाक समझा करती थी। विनोदिनी के चेहरे का भाव देखकर उसके लिए सारा संसार अंधकारमय हो गया। विनोदिनी से साफ साफ कुछ पूछने की उसकी हिम्मत ही ना पड़ी। दीवार के पास एक सोफे पर बैठ गई। विनोदिनी भी बगल में बैठी, उसे अपने कलेजे से जकड़ लिया। सखी के इस आलिंगन से वह अपने आप को संभाल न सकी। दोनों के आंसू झड़ने लगे। दरवाजे पर एक अंधा भिखारी मंजीरा बजाता हुआ गा रहा था। बिहारी महेंद्र की तलाश में आया था। दरवाजे पर से ही उसने देखा आशा रो रही है और विनोदिनी उसे अपनी छाती से लगाए उसके आंसू पहुंच रही है। देखकर बिहारी वहां से खिसक गया, बंगले के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया। दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर सोचने लगा, आशा आखिर रो क्यों रही है? जो बेचारी स्वभाव से ही कोई कसूर करने में असमर्थ हो, ऐसी नारी को भी रुलाए उसे क्या कहा जाए? विनोदिनी की उस तरह की सांत्वना, निस्वार्थ सखी प्रेम को देखकर वह अभिभूत हो गया। वह बड़ी देर तक अंधेरे में बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद वह महेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार पर पहुंचा बिना थे कि आशा घूंघट काटकर अंतःपुर की ओर भाग गई। अंदर पहुंचते ही विनोदिनी ने पूछा, अरे क्या आपकी तबीयत खराब है बिहारी बाबू? बिहारी, नहीं तो फिर आंखें आपकी लाल क्यों हैं? बिहारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। पूछा, विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया? विनोदिनी गंभीर होकर बोली, सुना है कॉलेज में काम ज्यादा है, इसलिए वहीं कहीं पास में डेरा लिया है। अच्छा मैं चलूं? अनमना बिहारी दरवाजे के सामने राह रोककर खड़ा हो गया। चौंक कर जल्दी से हट गया। शाम के वक्त बाहर से सूने कमरे में इस तरह विनोदिनी से बात करने लगा, लोगों को अच्छा न लगेगा। अचानक इसका ध्यान आया। उसके जाते जाते बिहारी इतना कह गया, विनोद भाभी आशा का ख्याल रखिएगा, सीधी है बेचारी, उसे किसी को ना तो चोट पहुंचाना आता है, ना अपने आप को चोट से बचाना। अंधेरे में विनोदिनी का चेहरा ना देख पाया,
उसमें ईर्ष्या के भाव जग गए थे। आज बिहारी पर नजर पड़ते ही वह समझ गई कि आशा के लिए उसका हृदय दुखी है। विनोदिनी, आप कुछ नहीं, उसका जन्म आशा को सुरक्षित रखने के लिए है, उसकी राहों के कांटों को बीनने के लिए ही हुआ है। श्रीमान महेंद्र बाबू आशा से विवाह करें, इसलिए किस्मत की मार से विनोदिनी को बड़ा साथ के बर्बर बंदर के साथ वनवास लेना पड़ेगा और श्रीमान बिहारी बाबू से आशा की आंखों के आंसू नहीं देखे जाते। सो विनोदिनी को अपना दामन उठाए सदा तैयार रहना पड़ेगा। वह महेंद्र और बिहारी को एक बार अपने पीछे की छाया के साथ धूल में पटक कर बताना चाहती है कि आशा है कौन और कौन है विनोदिनी, दोनों में कितना फर्क है। दुर्भाग्य से विनोदिनी अपनी प्रतिभा को किसी पुरुष के हृदय के राज्य में विजयी बनाने का अवसर नहीं पा सकी, इसलिए उसने जलता शक्तिशैल उठाकर एक संहार मूर्ति धारण कर ली। बड़े ही मीठे स्वर में विनोदिनी बिहारी को कहती है, आप बेफिक्र रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए इतनी चिंता करके आप नाहक इतना कष्ट ना उठाएं।